नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टी.एस. इलियट की एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम जिसका टाइटल है द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफोक। टी.एस. इलियट अपना नाम भी उस वक्त लिखता था, जैसे ये जे. एल्फ्रेड प्रूफोक लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही वो टी को तो ऐसे ही रहने देता था, जैसे जे के आगे डॉट लगा दिया तो टी, और अल्फ्रेड जैसे लिखा है वैसे ही स्टर्न लिखता था, फिर इलियट लिखता था। तो थोड़ी सी ये पोएम कहा जाता है कि ऑटोबायोग्राफिकल भी है। ये जो स्टार्टिंग में एपिग्राफ दिया हुआ है, कई बार और भी पोइम्स में आपने देखा होगा, यहाँ जो एपिग्राफ होता है ये एक तरीके से थीम को डिनोट करता है कि यहाँ थीम क्या होने जा रही है इस पोइम की। कई बार आपने एसेज में देखा होगा, जो निबंध होते हैं तो उनमें शुरुआत में कोई एपिग्राफ दिया होता है जो कि थीम को डिनोट करता है। ये डांटे की पोइम है इन्फर्नो, वहाँ से लिया गया है ये कोटेशन, और इस कोटेशन का मतलब क्या है वो मैंने आपके लिए नोट कर लिया है। ये जो कोटेशन है इसका मतलब है, देखिए, इफ़ आई बट थॉट, अगर मैं केवल ये सोचता, दैट के माई रेस्पॉन्स, मेरा जवाब, वर मेड, दिया गया है, टू वन, एक ऐसे व्यक्ति को, परहैप्स रिटर्निंग, जो कि शायद लौट रहा है, टू वर्ल्ड, संसार को, यानी कि नर्क से, यानी जो अंडरवर्ल्ड है वहाँ से संसार को कोई व्यक्ति लौट रहा है, वापस जा रहा है। अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा होता, दिस टंग, तो ये जो जीभ है, ऑफ फ्लेम, यानी लपटों की, वुड सीज, रुक जाती, टू फ्लिकर, माने फड़फड़ाना, बट, लेकिन, सिंस, क्योंकि, अप, ऊपर, फ्रॉम दीज डेप्थ्स, इन गहराइयों से, यानी नर्क की गहराइयों से, अंडरवर्ल्ड की गहराइयों से, नो वन हैज़ येट रिटर्न, नो वन, कोई नहीं, हैज़ येट रिटर्न, अभी तक नहीं लौटा है, अलाइव, जिंदा, इफ़ वॉट आई हियर, इफ़, यदि, वॉट आई हियर, जो मैं सुन रहा हूँ, इज़ ट्रू, वो सच है, आई आंसर, मैं जवाब दूंगा या मैं जवाब देता हूँ, विदाउट फियर ऑफ बीइंग शेम्ड, बिना किसी डर के, ऑफ बीइंग शेम्ड, शर्मिंदा होने के। तो ये इन पंक्तियों का मतलब है। अब हम आते हैं पोइम पर, जो कि यहाँ से शुरू होती है। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो है ऑब्वियसली ये पोएम। मैंने जब आपको जॉन डन पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है ये रिवाइव होती है मॉडर्न एज में, और इसको रिवाइव करने का क्रेडिट टी.एस. इलियट को जाता है। तो ये थोड़ी सी मेटाफिज़िकल है पोएम, उतनी आपको समझना, एप्रिशिएट करना आसान नहीं होगा जैसे आपने मेरे साथ बाकी पोइम्स को किया, शेक्सपियर को किया, मिल्टन को एप्रिशिएट किया, और कीट्स को, जॉन कीट्स को, शैली को, वर्ड्सवर्थ को, उनको एप्रिशिएट करना थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली। टी.एस. इलियट को एप्रिशिएट करना, पढ़ना, समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब मैं हूँ ना साथ में, तो हम मिलकर चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, और लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे। हम और आप मिलकर कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए पहली लाइन देखिए, लेट अस गो देन, तो आइए चलते हैं, लेट अस गो देन, अच्छा तो चलिए चलते हैं, यू एंड आई, तुम और मैं। अब यहाँ पर ये जो यू एंड आई है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि यहाँ पर जो टी.एस. इलियट का यू एंड आई है ये उसकी खुद की दो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो खुद स्प्लिट पर्सनैलिटी है, यानी उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो दिल है, दिमाग है, दो भागों में बटा हुआ है।
एक जो उसका आधा दिल है वो ये कह रहा है कि भाई रहने दो, मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा कहता है नहीं चलो चलते हैं। और कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि यहाँ यू जो है वो रीडर्स के लिए है, यानी जो इस कविता को पढ़ेंगे लोग उनके लिए है, और आई खुद पोइट के लिए है। तो क्रिटिक्स एक मत नहीं होते हैं। आपको मालूम है कि पोइट्री जो इंटरप्रेट की जाती है हर व्यक्ति अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, ख़ासकर जो मॉडर्न पोइट्री है। इसको क्योंकि इंटरप्रेट करना आसान नहीं होता, हर व्यक्ति की अलग राय होती है कि पोइट ने यहाँ क्या कहा है, एक्चुअली क्या कहना चाहता है। इस बारे में हर रीडर की, हर क्रिटिक की ओपिनियन डिफरेंट होती है। तो चाहे वो यहाँ यू और आई उसकी खुद की दो पर्सनैलिटीज़ हों, या फिर एक जो यू है वो रीडर हो या दूसरा पोइट हो, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ तो आखिर यही निकलेगा ना कि चलिए चलते हैं तुम और मैं। वन जब द इवनिंग इज स्प्रेड, शाम फैली हुई हो, आउट बाहर, अगेंस्ट द स्काई यानी पूरे आकाश में शाम छाई हुई हो, फैली हुई हो। और कैसे फैली हुई हो, इस इमेजरी को देखिए। ये बिल्कुल आपको याद आ गया होगा जॉन डन जब आप ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, लाइक अ पेशेंट इथेराइज्ड अपॉन अ टेबल। एक पेशेंट की तरह, एक मरीज़ की तरह इथेराइज्ड, जिसको के इथेराइज किया गया, मतलब कि वो देते हैं ना ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थेशिया, बेहोश करके लिटा देते हैं अपॉन अ टेबल, एक मेज पर। तो शाम कैसे फैली हुई है, जैसे कि एक मरीज़ लेटा हुआ हो ऑपरेशन की टेबल पर बेहोश होकर, जिसको कि एनेस्थेशिया दिया गया है, जिसको बेहोश किया गया है, जिसको भाई अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। पहले तो क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश किया जाता था, अभी तो एनेस्थेशिया देने वाला एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो एनेस्थेशिया देता है। तो जैसे भी है, लेकिन जो पेशेंट है वो बेहोश पड़ा हुआ है, टेबल पर लेटा हुआ है, वैसे ही शाम फैली हुई है आकाश में। तो देखी ना आपने इमेजरी, ऐसी इमेजरी कौन देता है पोइम में। लेट अस गो, चलो आओ चलते हैं। थ्रू सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स, थ्रू मीन्स में से होकर, कहाँ से होकर हम गुजरेंगे, सर्टेन कुछ, हाफ डेजर्टेड, डेजर्टेड माने खाली, अब पूरी खाली नहीं है वो, हाफ डेजर्टेड है, यानी कि उनमें कुछ लोग हैं लेकिन जितने हुआ करते हैं उतने नहीं हैं, तो हाफ डेजर्टेड, आधी खाली, स्ट्रीट्स गलियां, उनमें से चलो गुजरते हैं शाम के समय। द मटरिंग रिट्रीट्स, मटरिंग बड़बड़ाते हुए, रिट्रीट्स लौटते हुए। तो कुछ लोग जो लौट रहे हैं और बड़बड़ाते हुए लौट रहे हैं। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स, ऑफ कहाँ से लौट रहे हैं, रेस्टलेस मीन्स बेचैन, नाइट्स रातें बिताकर, इन वन नाइट एक रात ठहरने वाले, चीप सस्ते होटल्स, मतलब एक रात के लिए जो लिए जाते हैं सस्ते होटल, उनमें रात बिताकर लौट रहे हैं, बड़बड़ाते हुए लौट रहे हैं। एंड सॉ डस्ट रेस्टोरेंट्स, और सॉ डस्ट जहाँ पर धूल जमी हुई है। सॉ होती है आरी, आरी से कोई चीज़ जब लकड़ी काटी जाती है तो उसमें से बुरादा निकलता है, और ये बुरादा कभी कभी वैसे भी झड़ने लगता है, लकड़ियों में से दीमक खा जाती है, तो ये डस्ट वही है, यानी लकड़ी की धूल जो कि रेस्टोरेंट्स में जमी हुई है विद ऑयस्टर शेल्स। और वो जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें और क्या है, ऑयस्टर, जो सीपियाँ हैं उनकी शेल्स हैं छोटे, तो उनके वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। स्ट्रीट्स गलियाँ, दैट फॉलो जो कि अनुकरण करती हैं, लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट, टीडियस उबाऊ, आर्ग्यूमेंट होता है तर्क वितर्क, तो जो उबाऊ तर्क वितर्क है उसकी तरह गलियाँ एक दूसरे को फॉलो करती हैं। ऑफ इंसीडियस इंटेंट, इंसीडियस होता है गलत और इंटेंट होता है उद्देश्य, तो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसका उद्देश्य गलत है। अब गलत उद्देश्य से अगर कोई आर्ग्यूमेंट किया जाता है, तर्क किया जाता है, तो वो उलझा हुआ होता है।
अब ऐसे ही ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये जो गलियां हैं, वो आपस में उलझी हुई हैं। तो स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट ऑफ इंसीडियस इंटेंट टू लीड यू, यानी आपको ले जाने के लिए, टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको लीड यू ले जाता है टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, यानी एक परेशान करने हुए सवाल की ओर। ओ डू नॉट आस्क, अरे ये मत पूछो, व्हाट इज इट, कि ये क्या है। लेट अस गो, आओ चलते हैं, एंड मेक आवर विजिट, और मुलाकात करते हैं। तो यहाँ जो पोइट है वो जाना चाहता है, मिलना चाहता है अपनी बिलवेड से, महबूबा से, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। उसका आधा मन कहता है कि आओ चलो चलते हैं, और आधा मन कहता है अरे छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे करते करते उसकी ज़िंदगी निकल रही है, और आगे आप पढ़ेंगे कि उसके बाल भी गिर रहे हैं, गंजा भी हो रहा है, बात वो अपने दिल की कह नहीं पा रहा है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो लेट अस गो, आओ चलते हैं, मेक अ विजिट, अपनी मुलाकात करते हैं। इन द रूम, उस कमरे में, द विमेन कम एंड गो, जहाँ महिलाएं आती हैं जाती हैं, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो की बात करते हुए। द येलो फॉग, पीला पीला कोहरा, दैट रब्स, जो कि मलता है, इट्स बैक, अपनी पीठ को, अपॉन द विंडो पेन्स, खिड़कियों के शीशों पर। तो जो फॉग है वो अपनी पीठ मल रहा है विंडो पेन्स पर, यानी जब वो ऊपर को उठ रहा है कोहरा, और अपनी जो टकरा रहा है, खिड़कियों के शीशों से टकरा रहा है, तो एक इमेजरी पोइट के दिमाग में बनती है कि ये जो फॉग है जैसे कोई जानवर है जो अपनी पीठ रगड़ रहा है इन खिड़कियों के शीशों से। द येलो स्मोक, और पीला धुआं, दैट रब्स, जो कि रगड़ रहा है, इट्स मजल, मजल होती है थूथन, अपना मुंह आगे का, ऑन द विंडो पेन्स, और धुआं अपनी थूथन रगड़ रहा है, यानी अपना मुंह रगड़ रहा है खिड़कियों के शीशों पर, और जो फॉग है वो अपनी पीठ रगड़ रहा है। तो ये इमेजरीज हैं, इमेजेस हैं जो कि पोइट के दिमाग में आती हैं फॉग को देखकर और धुएं को देखकर। लिक्ड इट्स टंग, लिक्ड चाट रहा है, तो वही एक जानवर वाली या बिल्ली वाली इमेजरी चलती जा रही है। लिक्ड माने चाट रहा है, इट्स टंग, अपनी जीभ, इनटू द कॉर्नर्स, मीन्स कोनों में, ऑफ द इवनिंग, शाम के। अब आपने देखा होगा कि बिल्ली अपनी जीभ फिराती है अपने मुंह के कोनों में, दोनों ओर को, पूरे मुंह पे फिराती है ना अपनी जीभ को। तो वैसे ही उसने इमेजिन किया है कि जो फॉग है और जो स्मोक है ये एक शेप ले रहे हैं एक जानवर की, और ये जानवर जो येलो फॉग वाला जानवर है वो तो अपनी पीठ रगड़ रहा है विंडो पेन्स पर, यानी खिड़कियों के शीशों पर, और जो येलो स्मोक वाला जानवर है वो अपनी थूथन रगड़ रहा है खिड़कियों के शीशों पर, और लिक्ड इट्स टंग, और अपनी जीभ से चाट रहा है इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, यानी शाम के कोनों में, दोनों ओर। लिंगर्ड अपॉन द pools दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, लिंगर्ड माने ठहरे रहकर, और ये जो कोहरा है, ये जो धुआं है, लिंगर्ड ठहरे रहता है, रुका रहता है, अपॉन द pools, उन गड्ढों में, उन तालाबों में, दैट स्टैंड, जो कि खड़े हुए हैं, इन ड्रेन्स माने नालियों में, यानी उनका जो पानी है वो नालियों का पानी है, सड़ा हुआ है, बदबूदार पानी है, और उसके ऊपर ये धुआं और ये फॉग ठहरे हुए हैं। लेट फॉल, और वो गिरने दे रहे हैं, या ये जो भी जानवर इन्होंने इमेजिन किया है, चाहे बिल्ली को इमेजिन किया है, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि वो बिल्ली की शेप है, और वो लेट फॉल गिरने देता है, अपॉन इट्स बैक, अपनी पीठ पर, द सूट, सूट होता है कालिख,
कालिक को दैट फॉल्स जो गिरती है फ्रॉम चिमनीज, चिमनियों से। तो चिमनियों में धुआं जाता है, धुआं वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, कालिक होती है, वो छोटे छोटे कण धुएं के वो गिरते हैं सूट के रूप में, कालिक के रूप में, और वो इसकी पीठ पर गिरते हैं। स्लिप्ड बाय द टेरेस मेड अ सडन लीप। स्लिप्ड माने सरक कर, बाय द टेरेस, टेरेस से, मेड अ सडन लीप, अचानक से उछलता है, लीप माने उछलना, अचानक से उछलता है। एंड सीइंग, और ये देखकर, दैट के, इट वॉज, ये थी, अ सॉफ्ट, एक नरम, अक्टूबर नाइट, अक्टूबर की रात। फिर क्या होता है जब उस ये देखता है कि ये एक नरम नरम अक्टूबर की रात है। कर्ल्ड वंस अपॉन द हाउस, अबाउट द हाउस, कर्ल्ड माने घूमता है, वंस एक बार, अबाउट द हाउस पूरे घर में, एंड फेल एस्लीप, और फिर वो सो जाता है। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर विल बी टाइम, समय मिलेगा, समय आएगा, फॉर द येलो स्मोक, क्योंकि ये जो पीला धुआं है, दैट स्लाइड्स, जो कि सरकता रहता है, अलोंग द स्ट्रीट, गली में से होकर गुजरता रहता है, रबिंग इट्स बैक, अपनी पीठ को रगड़ते हुए, अपॉन द विंडो पेन्स, खिड़कियों के शीशों पर, देयर विल बी टाइम, हाँ वक्त आएगा, वक्त मिलेगा, देयर विल बी टाइम, समय मिलेगा, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, ए फेस, एक चेहरा, टू मीट, मिलने के लिए, द फेसेस, उन चेहरों से, दैट यू मीट, जिनसे आप मिलते हो। देयर विल बी टाइम, हाँ वक्त आएगा ना, टू मर्डर, यानी हत्या करने का, मार डालने का, एंड क्रिएट, और रचना करने का, यानी आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करेंगे, कुछ चीज़ों की रचना करेंगे। जैसे थॉट्स हैं, कुछ थॉट्स दिमाग में आते हैं, उनको आप मार डालते हैं, दबा देते हैं, गला घोंट देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। एंड क्रिएट, और कुछ चीज़ों को आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंग कुछ नई रचना करते हैं। तो समय मिलेगा, ज़िंदगी पड़ी है, कुछ हत्याएं की जाएंगी और कुछ रचनाएं की जाएंगी। एंड टाइम, और वक्त मिलेगा, फॉर ऑल द वर्क्स, सारे कामों के लिए, एंड डेज ऑफ हैंड्स, और उन दिनों के लिए, ऑफ हैंड्स, जहाँ हमारे हाथ क्रियाशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, कुछ काम करेंगे। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, दैट लिफ्ट, जो उठाते हैं, एंड ड्रॉप, और गिरा देते हैं, अ क्वेश्चन, एक सवाल को, ऑन योर प्लेट, आपकी प्लेट में। अब क्वेश्चन को प्लेट में गिराते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, देखिए इमेजरीज हैं। जब आप प्लेट में कुछ खाने बैठते हैं, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होते हैं, तो जो चीज़ सामने रखी है प्लेट में, वो अपने आप में एक सवाल होती है। कई तरीक़ों से आप इंटरप्रेट कर दे सकते हैं। पोइट्री में ये फ्रीडम होती है, ये आपको आज़ादी होती है कि पोइट्री को आप कई तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जो लाइन आई, दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, जो कि उठाते हैं और गिराते हैं एक सवाल आपकी प्लेट में। तो मतलब आप जो मॉडर्न लाइफ है, एक्चुअली ये जो पोएम है मॉडर्निज्म को बिलोंग करती है, यानी जो मॉडर्न लिटरेचर है, और यहाँ जो आधुनिक दुनिया है वहाँ सवालात की झड़ी लगी हुई है। आप कुछ खाते भी हैं, चाहे कुछ अच्छा खाएं, चाहे कुछ ख़राब खाएं, आप पिज़्ज़ा बर्गर जो भी खाते हैं, वहाँ एक सवाल होता है, क्या हम जो खा रहे हैं वो हेल्दी फूड है, क्या ये प्योर होगा, क्या ये किसी ने झूठा नहीं किया होगा। ऐसे लाखों सवाल आपके दिमाग में होते हैं। तो इन सारे सवालात को सोचने के लिए, इनके जवाबात सोचने के लिए हमारे पास वक्त होगा, वक्त मिलेगा, है ना। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, आपके लिए भी वक्त होगा, मेरे लिए भी वक्त होगा,
तो अगेन ये यू एंड मी यहाँ पर चलता रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, आप चाहें तो इसको यू को रीडर्स मान सकते हैं, आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि टी.एस. एलियट की अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, उसी के दो पार्ट्स हैं। तो टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, आपके लिए भी वक्त होगा, मेरे लिए भी वक्त होगा। एंड टाइम येट फॉर 100 इनडिसीजंस, एंड टाइम और वक्त होगा, येट फिर भी, फॉर 100 इनडिसीजंस, सैकड़ों इनडिसीजंस, अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटीज़। तो जो मॉडर्न लाइफ है वो अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ है, डिसीजन ले नहीं पाते लोग। तो वक्त होगा इन अनसर्टेनिटीज़ के लिए, इन इनडिसीजंस के लिए हमारे पास वक्त होगा। एंड और फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स, फॉर 100 सैकड़ों विजन्स सपनों के लिए, एंड रिविजन्स, रिवीजन आप करते हैं तो चीज़ों को दोहराते हैं ना, तो रिविजन्स यानी जो सपने बार बार आते हैं, उन सैकड़ों सपनों के लिए वक्त होगा, वक्त मिलेगा। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, बिफोर पहले, द टेकिंग लेने से पहले, ऑफ अ टोस्ट, टोस्ट ब्रेड होती है, एंड टी चाय, तो चाय और ब्रेड लेने से पहले जो सैकड़ों ख्यालात आते हैं कि क्या करना चाहिए। मतलब ये देखिए, आपको कभी कभी लग रहा होगा कि बिल्कुल मीनिंगलेस है कविता। जो मॉडर्न लाइफ है वो अपने आप में मीनिंगलेस है। जितनी मॉडर्न सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है वह उतना ही जो लाइफ है वो मीनिंगलेस होता जा रहा है, और ये दिखाने की कोशिश यहाँ टी.एस. एलियट कर रहा है इस पोइम के माध्यम से। तो हर वक्त चाहे हम चाय भी पी रहे हों, हम ब्रेड भी खा रहे हों, हमारा दिमाग हज़ारों ख़यालात से भरा होता है, हज़ारों सवालों से भरा होता है, हज़ारों सपनों से भरा होता है। तो वही यहाँ पर वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, यानी एक चाय और एक ब्रेड लेने से पहले जो सपने होते हैं, बार बार आने वाले सपने होते हैं, बार बार रिपीट होने वाले ख्यालात होते हैं, उनके लिए वक्त मिलेगा। इन द रूम, कमरे में, द विमेन कम एंड गो, महिलाएं आती हैं जाती हैं। टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो के बारे में बात करते हुए। अच्छा, माइकल एंजेलो का पहले भी रेफरेंस आया, अब देखिए ये फिर से आया। माइकल एंजेलो एक बहुत फेमस पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स उसने बनाई हैं। तो पेंटिंग्स के बारे में बात होती है। मॉडर्न लाइफ में आप देख रहे होंगे कि जो पेंटिंग्स हैं वो भी कुछ अलग ही तरह की हैं। आप बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स को देखिए, तो वो समझ में आने वाली पेंटिंग्स नहीं होती। उनको समझने के लिए भी आपको दिमाग लगाना होता है, सिंपल नहीं होती। उनको अप्रिशिएट करना भी आसान नहीं होता पेंटिंग्स को। तो उस कमरे में महिलाएं आती हैं जाती हैं, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। तो वो माइकल एंजेलो जो पेंटर है उसकी पेंटिंग्स के बारे में बातचीत कर रही होती हैं। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर विल बी टाइम, समय मिलेगा, टू वंडर, ये सोचने के लिए, डू आई डेयर, क्या मुझ में हिम्मत है, एंड डू आई डेयर, क्या मुझ में हिम्मत है, ये सोचने के लिए वक्त मिलेगा। यानी शुरू से ये कंफ्यूज्ड है, पोइट कंफ्यूज्ड है। दोनों उसकी पर्सनैलिटीज़ आपस में डिस्कस कर रही हैं, क्या मुझ में हिम्मत है जाने की, अपनी बात कहने की, अपनी महबूबा से मिलने की, ये सोचने की। तो वक्त मिलेगा, ये सब कुछ सोचने का वक्त मिलेगा। टाइम टू टर्न बैक, और वक्त मिलेगा पीछे मुड़ने का। एंड डिसेंड द स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे उतरने का। विद अ बाल्ड स्पॉट, बाल्ड गंजा, स्पॉट धब्बा, इन द मिडल ऑफ माई हेयर, मेरे बालों के बीच में। यानी मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बालों के बीच में एक स्पॉट बन जाएगा बाल्ड गंजेपन का। तो वक्त मिलेगा, अभी मैं क्यों उसको वेस्ट कर रहा हूँ अपने वक्त को, इन सब चीज़ों के लिए वक्त मिलेगा। क्या करना है, क्या सोचना है, क्या मुझ में हिम्मत है, अभी मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। तो ऐसे ही वो
बस सोचे जा रहा है। आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा है, मुझे लगता है कि शायद मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर। तो ये एक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस, जिसमें कि एक कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है ऑथर के द्वारा। तो ये जो पोएम है इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो भी चल रहा है व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है ना, अल्फ्रेड प्रूफ्रोक के दिमाग में चल रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसके दिमाग को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वो क्या हमको बता रहा है। तो यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डिवाइस भी यूज़ की गई है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए क्या चल रहा है उसके दिमाग में। टू वंडर, ये हो गया। दे विल से, वो कहेंगे, लोग मेरे बारे में कहेंगे, हाउ हिज हेयर इज़ ग्रोइंग थिन, देखो कैसे उसके बाल ग्रोइंग थिन माने झड़ रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, देखो कैसे उसके बाल झड़ रहे हैं, वो गंजा होता जा रहा है, लोग मेरे बारे में ऐसा कहेंगे। माई मॉर्निंग कोट, मैं अपना सुबह वाला कोट पहनूंगा। माई कॉलर माउंटिंग फर्मली, और मेरे जो कॉलर होंगे कोट के वो माउंटिंग माने उठे हुए होंगे, फर्मली माने कड़क कॉलर होंगे और वो उठे हुए होंगे, टू द चिन, मेरी ठुड्डी तक मेरी। माई नेक टाई, और मैंने अपनी गर्दन में जो टाई पहनी होगी, रिच, वो महंगी होगी, एंड मॉडेस्ट, और वो खूबसूरत होगी। बट असर्टेड, लेकिन वो टिकी होगी, बाय अ सिंपल पिन, एक साधारण पिन से। दे विल से, और फिर लोग कहेंगे मुझे देखकर, बट हाउ, लेकिन देखो ना कैसे, हिज आर्म्स, उसकी बाहें, एंड लेग्स, और उसकी टांगें, आर थिन, पतली हैं। बुढ़ापे में थोड़ा सा आदमी कमज़ोर भी हो जाता ना, टांगें और हाथ बाहें उनकी पतली हो जाती हैं। तो हालांकि मैंने भले ही अच्छे कपड़े पहने हुए होंगे, मैंने टाई लगा रखी होगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे देखो उसकी टांगें, उसके हाथ कितने दुबले पतले हैं। डू आई डेयर, क्या मुझ में हिम्मत है। डिस्टर्ब द यूनिवर्स, डिस्टर्ब माने हलचल पैदा करने की, द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में, क्या मुझ में हिम्मत है ब्रह्मांड में हलचल पैदा करने की। इन अ मिनट, एक मिनट में, देयर इज टाइम, समय है, फॉर इनडिसीजंस, यानी अनसर्टेनिटीज़ के लिए, अनिश्चितताओं के लिए, एंड रिविजन्स, यानी चीज़ों को दोहराने के लिए। विच, जिनको के, अ मिनट विल रिवर्स, अगला जो मिनट होगा विल रिवर्स, उल्टा कर देगा। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है कि एक बार डिसीज़न लेगा फिर उसी डिसीज़न को पलट देगा। नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, नहीं ये गलत है। आप कहीं भी देखिए, आप जुडिशियरी को भी देख लीजिए कि एक कोर्ट निर्णय देगा कि इस बंदे को मृत्युदंड मिलना चाहिए, फिर हायर कोर्ट में मुकदमा जाएगा और हाई कोर्ट मुकदमा उसको डिसीजन देगा कि नहीं, मृत्युदंड नहीं, इसको आजीवन कारावास मिलना चाहिए। फिर अगले कोर्ट में जाएगा मुकदमा, वहाँ कुछ और सज़ा हो जाएगी। तो ये डिसीजंस, फिर रिविजन्स, इनडिसीजंस, ये चलते रहते हैं। हर बंदा कंफ्यूज्ड है, मॉडर्न लाइफ ऐसी हो गई है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इतनी कंफ्यूज्ड हो गई है कि हर व्यक्ति यहाँ पर कंफ्यूज्ड है, किसी के पास भी डिसीजन और फर्मटी नहीं है, फर्मनेस तो है ही नहीं। तो विच अ मिनट विल रिवर्स, जिसको अगला आने वाला जो मिनट होगा वो पलट देगा। फॉर आई हैव नोन दैम ऑल ऑलरेडी, फॉर, क्योंकि आई हैव नोन दैम, मैं उनको जान चुका हूँ, ऑल, उन सभी को, ऑलरेडी, पहले से ही, मैं पहले से ही जान चुका हूँ, देख चुका हूँ कि हर जगह अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं। आई हैव नोन दैम ऑल, मैं उन सब को जान चुका हूँ, ऑलरेडी, नोन दैम ऑल, उन सब को जान चुका हूँ। हैव नोन, मैं जान चुका हूँ, मैं, आई एम फेमिलियर, मैं परिचित हूँ। द इवनिंग्स, उन शामों से परिचित हूँ। मॉर्निंग्स, सुबहों से परिचित हूँ। आफ्टरनून्स, दोपहर बाद का जो समय होता है, उनसे परिचित हूँ। आई हैव मेजर्ड, मैंने नापा है, मैंने तौला है, आउट माई लाइफ, मेरे जीवन को, विद कॉफ़ी स्पून्स। तो देखिए फिर से एक
ऐसी इमेजरी, एक स्ट्राइकिंग इमेजरी। कॉफ़ी स्पून से कौन नापता है भाई ज़िंदगी को? ज़िंदगी नापी जाती है मिनटों में, घंटों में, महीनों में, हफ्तों में, सालों में, लेकिन कॉफ़ी स्पून से कौन नापता है? तो ये एक जो मैंने आपको बताया ना कि मेटाफिजिकल पोइट्री की अपनी खासियतें हैं, अपनी इमेजरीज हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं। तो यहाँ कॉफ़ी स्पून से मैंने अपनी ज़िंदगी को नापा है। क्या स्ट्राइकिंग इमेज है, कॉफ़ी स्पून से नापी है ज़िंदगी को, देखिए तो। और मतलब मीनिंगलेस होते हुए भी देखिए कितनी मीनिंगफुल है ये लाइंस। आप खुद अपनी लाइफ को ज़रा वापस जाइए, आप जहाँ तक वापस जा सकते हैं अपनी लाइफ में। थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद कीजिए और ज़रा पीछे जाइए, वापस जाइए अपने बचपन में, जहाँ से आप याद कर सकते हैं कि वो मेमोरीज़ हैं आपकी। लगभग आप रहे होंगे 3 साल के, जहाँ से आपको याद होगा आपने कुछ चीज़ें सीखना शुरू की होंगी धीरे धीरे। आप बड़े हुए होंगे, जैसे आपने छोटा बड़ा पढ़ा होगा, ABCD पढ़ा होगा। फिर आप थोड़े बड़े हुए होंगे, आपने 2+2 2+2 ये सीखा होगा। फिर आप थोड़े बड़े हुए होंगे, आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सीखा होगा क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। फिर आपने 10th किया होगा, आपने 12th किया होगा। आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नापते जाइए, तोलते जाइए। तो कुछ ऐसे टुकड़े हैं ज़िंदगी के जिनको आप छोटा 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 कॉफ़ी स्पून्स की तरह आप अपनी ज़िंदगी को नापते जाते हैं। कहीं आपने अगर अखबार आप पढ़ते हैं, देखते हैं कई बहुत अच्छे प्रॉस्परस लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक किसी IAS तक ने सुसाइड कर ली, किसी बहुत धनवान व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, किसी आर्मी के ऑफिसर ने सुसाइड कर ली। और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की थी, सब कुछ अचीव किया, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेटेड रहे, फिर भी कंफ्यूज रहे। लाइफ उनको एक मोड़ पर जाकर ऐसा लगता है जैसे मीनिंगलेस है, कुछ है ही नहीं। इतना मेहनत करने का कोई नतीजा नहीं निकला, इतना पढ़ाई की, इतनी बुक्स हमने पढ़ी, इतनी मेहनत की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ पढ़ा, लेकिन लाइफ फिर भी मीनिंगलेस है। वो मज़ा ही नहीं आया। जो सोचते थे कि हाँ लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, जो इमेजिन करते थे, वो नहीं मिला। तो इसी तरीके से ज़्यादातर लोगों की जो लाइफ है वो कॉफ़ी स्पून्स में मेज़र की जा सकती है, और जो कि यहाँ पर J. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक ने की है। आई नो, मैं जानता हूँ, द वॉइसेस आवाज़ों को, डाइंग मरते हुए, एंड अ डाइंग फॉल और मरकर गिरते हुए, बीनीथ द म्यूज़िक फ्रॉम अ फार्दर रूम, बीनीथ नीचे, द म्यूज़िक संगीत के, फ्रॉम अ फार्दर रूम दूर के किसी कमरे से आते हुए, दूर के किसी कमरे से आती हुई आवाज़ें, गाती हुई आवाज़ें, जाती हुई आवाज़ें, मरती हुई आवाज़ें, कहीं गुम हो जाती हुई आवाज़ें, मैं उन आवाज़ों को जानता हूँ। सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, तो हाउ कैसे, शुड आई प्रिज्यूम यानी मुझे कैसे सोचना चाहिए, क्या मुझे विचार करना चाहिए, क्या मुझे निर्णय लेना चाहिए, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या मैं जाऊं या ना जाऊं, अपनी प्रेमिका से अपने दिल की बात कहूं या ना कहूं, कैसे डिसीज़न लूं, क्या करूं। सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, तो मैं कैसे निर्णय लूं, कैसे डिसीज़न लूं। एंड और आई हैव नोन, मैंने जाना है, मैं देख चुका हूँ, मैं परिचित हूँ। द आइज़, उन आँखों से, ऑलरेडी, पहले ही। नोन दैम ऑल, उन सब को जानता हूँ। द आइज़, वो आँखें, दैट फिक्स यू, जो तुमको लटका देती हैं, जो तुमको पत्थर बना देती हैं, जो तुमको फ्रीज कर देती हैं, जो तुमको एक जगह मूर्ति जैसा बनाने को मजबूर कर देती हैं। द आइज़ दैट फिक्स यू, वो आँखें जो आपको फिक्स कर देती हैं, यानी एक जगह टिका देती हैं। इन अ फॉर्म्यूलेटेड फ्रेज, फॉर्म्यूलेटेड माने फॉर्मूला के रूप में बनाई गई, फ्रेज माने शब्दावली।
तो एक जैसे दीवार पर लटकी होती है ना कुछ कोटेशंस लिख कर लटका देते हैं, तो ये जैसे कि एक फॉर्मुलेटेड फ्रेज, एक कोटेशन, कोई वाक्यांश, एक फ्रेज लटका दिया गया हो दीवार पर, ऐसे फिक्स कर देती हैं वो आँखें। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड, और जब मुझे ऐसे लटका दिया जाता है, स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, स्प्रॉलिंग मतलब ऐसे लटकते हुए, ऑन अ पिन, एक पिन में यानी पिन से उनको लटका दिया जाता है, दीवार पे फिक्स कर दिया जाता है, लिखते हैं एक कागज़ पर एक फॉर्मुलेटेड फ्रेज, कोई प्रोवर्ब, कोई कहावत, कोई कोटेशन एक कागज़ पे लिखते हैं और पिन से उसको दीवार पे ठोक देते हैं। तो स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, एक पिन पर लटके हुए, एक पिन से टिके हुए, व्हेन आई एम पिन्ड, जब मुझको पिन कर दिया जाता है, दीवार पर लटका दिया जाता है, यानी मुझे एक दायरे में बांध दिया जाता है ना। कोई चीज़ जब आपने पिन कर दी तो वो एक लिमिटेड दायरे में बंध गई। तो जब मुझे पिन कर दिया जाता है, मुझे बांध दिया जाता है, एंड रेगलिंग ऑन द वॉल, रेगलिंग और मैं कुल बुला रहा होता हूँ इधर से उधर, ऑन द वॉल, दीवार पर, देन तब हाउ शुड आई बिगिन, तब मैं क्या करूँ, कैसे शुरू करूँ अपनी बात। टू स्पिट आउट, यानी कहने के लिए, बोलने के लिए, ऑल द बट एंड्स, बट एंड्स होते हैं जो सिगरेट के रह जाते हैं ना, एंड्स थोड़े से रह जाते हैं, ऑफ माई डेज एंड वेज, अपने दिनों के और अपने तरीक़ों के, यानी मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स हैं, वो मैं कैसे शुरू करूँ। देन हाउ शुड आई बिगिन, तो मैं कैसे शुरू करूँ। टू स्पिट आउट माने कहना, ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, तो यहाँ बट एंड्स जो सिंबल हैं या यहाँ पर वो जो सिम्बलाइज करते हैं, जो स्टैंड करते हैं, वो किसके लिए, जो इन पूरे दिनों में, दिन रातों में जो मेरी फीलिंग्स रही हैं। आदमी जब सिगरेट पी रहा होता है तो वो एक कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो बट एंड्स उन्हीं उन विचारों को, उन सारी कल्पनाओं को, उन्हीं विजन्स को सिंबलाइज करते हैं जो उसने दिन रात अपनी लाइफ में देखे हैं, सोचे हैं जो विचार। तो मैं कैसे बोलूँ उन सब बातों को जो मैंने दिन रात सोची हैं। एंड हाउ, और कैसे, शुड आई प्रिज्यूम, मैं डिसीज़न लूँ, कैसे मैं निर्णय लूँ, मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कितना कंफ्यूज्ड है, कितना परेशान है, अपनी बात कह ही नहीं पा रहा। यही हाल पूरी दुनिया के लोगों का है, उनके दिल में क्या है कभी कह ही नहीं पाते, छिपाते छिपाते ज़िंदगी निकल जाती है। एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, और कैसे मैं निर्णय लूँ, कैसे मैं बोलूँ। एंड आई हैव नोन, और मैं जानता हूँ, मैं परिचित हूँ, द आर्म्स, उन बाहों से, ऑलरेडी, पहले ही, नोन देम ऑल, उन सबको जानता हूँ, उन सारी बाहों को जानता हूँ। आर्म्स, वो बाहें, दैट आर ब्रेसलेटेड, जिनमें कंगन हैं। एंड वाइट, और वो बाहें गोरी हैं। एंड बेयर, और खाली हैं, नंगी हैं, यानी उन पे कपड़े नहीं हैं। बट, लेकिन, इन द लैम्प लाइट, लैम्प की रोशनी में, डाउन्ड विद लाइट ब्राउन हेयर, डाउन माने थोड़ी से वो जो वाइटनेस है उनकी वो कम हो रही है, विद लाइट ब्राउन हेयर, हल्के बादामी बालों की वजह से, यानी वो जो बाहें हैं वो एकदम गोरी हैं, लेकिन उन पे क्योंकि हल्के बादामी रंग के बाल आ गए हैं तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी डाउन लग रही हैं, थोड़ा सा उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा कम वाइट लग रहा है। इट इज़ परफ्यूम, अच्छा ये आप देख रहे होंगे कहीं कुछ बोल जाता है, कहीं कुछ बोल जाता है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से लाके लाइंस जोड़ दी गई हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो डिवाइस है उसमें यही होता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी, और आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपके दिमाग में कभी कोई विचार आ जाता है, कभी किसी ने उधर से आवाज़ दे दी तो वो विचार श्रृंखला आपकी टूट जाती है ना, विचारों का क्रम टूट जाता है, सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है। फिर
आप कुछ और सोचने लगते हैं, कुछ और आपके दिमाग में आ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ इस पोएम में उसने दे रखा है। कभी उसकी बाहों का विचार आ गया, कभी उसकी आँखों का विचार आ गया। वो बाहें ऐसी थीं, वो आँखें ऐसी थीं। अब देखिए, तो बाहें ऐसी थीं, अब वो बाहें बहुत गोरी थीं, वो बाहें उनमें कंगन थे, वो बाहें बेयर थीं, यानी उन पर कपड़े नहीं थे, और उन पर लैंप लाइट पड़ रही थी। उस लैंप लाइट में वो थोड़ी कम सफ़ेद दिख रही थीं। तो विचार चलते जा रहे हैं उसके दिमाग में और कागज़ पर उतरते जा रहे हैं और आप उनको पढ़ रहे हैं। इट इज़ परफ्यूम फ्रॉम द ड्रेस। इट इज़ परफ्यूम, ये खुशबू है, फ्रॉम द ड्रेस, उसकी वेशभूषा से, उसकी पोशाक से। तो ये सुगंध है एक पोशाक से आती हुई, एक ड्रेस से आती हुई। दैट मेक्स मी, जो मुझे बाध्य कर रही है, सो डाइग्रेस। डाइग्रेस होता है लीक से हटकर इधर उधर की बातें करना, है ना। तो ये इधर उधर की बातें करने के लिए जो मुझे मजबूर कर रही है, क्या वो खुशबू है जो उस ड्रेस से आ रही है, उस पोशाक से आ रही है? ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ये पिछली बात तो यहीं ख़त्म हो गई थी। तो इट इज़, हालांकि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो इज़ इट आना चाहिए, है ना। लेकिन अब ये तो पोइट्री है, पोइट्री में आपको मालूम है ग्रामेटिकल रूल्स तो अप्लाई होते नहीं हैं। तो इट इज़ परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस। तो क्या ये खुशबू है किसी पोशाक की जो मुझे ऐसे ही इधर उधर की बातें करने को मजबूर कर रही है? आर्म्स, बाहें, दैट लाई, जो कि पड़ी हुई हैं, अलोंग अ टेबल, एक मेज के आसपास, और रैप अबाउट, या लिपटी हुई हैं, अ शॉल, एक शॉल में। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, और क्या अब मुझे निर्णय लेना चाहिए, क्या अब मुझे सोचना चाहिए कि मैं बात कह दूं अपनी? एंड हाउ शुड आई बिगिन, और मैं बात शुरू कैसे करूं, कहना शुरू कैसे करूं, अपने मन की बात कहूं कैसे? शैल आई से, क्या मैं ये कहूँगा, आई हैव गॉन, कि मैं गया हूँ, एट डस्क, शाम के समय, थ्रू नैरो स्ट्रीट्स, पतली पतली गलियों में से होकर, संकरी गलियों में से होकर, एंड वॉच्ड, और मैंने देखा है, द स्मोक, वो धुआं, दैट राइजेस, जो उठता है, फ्रॉम द पाइप्स, पाइप में से होकर, ऑफ, या फिर चिमनी हर घर में जलती ही है यूरोप में, ठंड होती है वहाँ पर, तो चिमनी में से होकर, और ऑफ लोनली मैन, यानी जो एकाकी लोग हैं उनके पाइप्स में से होकर, इन शर्ट स्लीव्स, यानी जो कि स्लीव्स वाली शर्ट पहने हुए होते हैं, अकेले रहते हैं, लीनिंग आउट, जो झुके रहते हैं, झांकते रहते हैं, ऑफ विंडोज़, अपनी खिड़कियों में से। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रेग्ड क्लॉज। आई शुड हैव बीन, मुझे होना चाहिए था, अ पेयर, एक जोड़ा, ऑफ रेग्ड माने भद्दे, क्लॉज, पंजों का। तो कभी कभी लगता है ना कि ये जो जानवर हैं, ये जो पंछी हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि हम इंसान जो हैं, इनसे अच्छे तो ये जानवर हैं, ना कोई चिंता होती है, ना फिक्र होती है, बस पेट भर गया और मज़े से सो रहे हैं। पंछी हैं, कहीं भी उड़ के चले जाते हैं, कोई इनको रोक नहीं पाता। तो अब ऐसे ही उसे भी लग रहा है कि आई शुड हैव बीन, मुझे होना चाहिए था, अ पेयर, एक जोड़ा, ऑफ रैग्ड क्लॉज, यानी जो भद्दे से, खुरदरे से पंजे होते हैं उनका। स्कर्टलिंग अक्रॉस, स्कर्टलिंग मतलब काटता रहता, घूमता रहता, द फ्लोर्स, फर्श पर, ऑफ साइलेंट सीज, शांत समुद्र के। तो शांत समुद्र के फर्श पर घूमता रहता, फिरता रहता, ऐसे पंजों का एक जोड़ा मुझे होना चाहिए था। ये कहाँ मुझे इंसान बना दिया गया। इंसान बन के सारी परेशानियां तो इसीलिए ना कि हमारे जितनी भी परेशानियां हमारे दिमाग से तो शुरू होती हैं। सबते भले वे मूढ़ हैं जिन्हें न व्यापै जगत गति, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जो पागल लोग हैं वो सबसे अच्छे हैं, जिनमें बुद्धि नहीं है,
क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, हो जाओ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बढ़ जाओ, साले ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघल जाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई चिंता नहीं है। चिंता तो हमको होती है ना जब सोचते हैं कि अरे भाई क्या होगा, सारी पृथ्वी डूब जाएगी, ग्लेशियर पिघले जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, अगले साल से तो लगता है AC भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 50 डिग्री सेल्सियस हो गया था इस बार तापमान। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ब्रेन है, इंटेलेक्ट है और हम सोचते हैं। तो काश मैं ऐसा जानवर ही होता, अब सोच रहा है J. Alfred Prufrock। And the afternoon, the evening sleeps so peacefully। और आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय, इवनिंग शाम का समय, यानी पूरा दिन स्लीप्स सोता रहता है, या मैं सोया रहता, सो पीसफुली, इतनी शांति से, स्मूथ माने मुझे चिकनाया जाता, थपथपाया जाता, बाय लॉन्ग फिंगर्स, लंबी लंबी उंगलियों से, एस्लीप, सोया रहता। ये लंबी उंगलियां लहरों की हो सकती हैं, है ना, सी वेव्स की, समुद्र की लहरों की उंगलियों से, लंबी लंबी उंगलियों से, या मरमेड्स भी हो सकती हैं, समुद्र में जो परियां रहती हैं, जल परियां, उनकी भी उंगलियां हो सकती हैं, तो उनके द्वारा मुझे सुलाया जाता, थपथपाया जाता। एस्लीप, सोया होता, टायर्ड, थका हुआ, और इट मेलिंगर्स, या फिर यूं ही पड़ा रहता, जैसे पड़े रहते हैं जानवर। स्ट्रेस्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर फैला हुआ, आराम से लेटा हुआ, हियर, यहाँ पर, बिसाइड यू एंड मी, बिसाइड माने पास में, यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे पास में, यूं ही लेटा हुआ, पड़ा हुआ रहता। शुड आई, अब फिर से विचार बदला उसका, शुड आई, क्या मुझे कहना चाहिए, है ना, बोलना चाहिए अपने दिल की बात। आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस, जब हम चाय पी लें, जब हम केक खा लें, जब हम आइसक्रीम खा लें, क्या उसके बाद बोलना चाहिए। हैव, शुड आई हैव द स्ट्रेंथ, क्या मुझे ताकत अपनी समेटनी चाहिए। टू फोर्स, यानी मजबूर करने के लिए, शक्ति लाने के लिए, द मोमेंट, उस पल, टू इट्स क्राइसिस, यानी जो क्राइसिस, यानी कि जो मुख्य बात है, जो मेन बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या उसको कहने के लिए मुझे अपनी ताकत समेटनी चाहिए। बट दो आई हैव वेप्ट, बट लेकिन, दो हालांकि, आई हैव वेप्ट, मैं रोया हूँ, एंड फास्टेड, और मैंने व्रत भी किया है, यानी भूखा भी रहा हूँ, वेप्ट, और मैं रोया हूँ, एंड प्रेड, और मैंने प्रार्थनाएं भी की हैं। दो आई हैव सीन, हालांकि मैंने देखा है, माई हेड, अपने सिर को, ग्रोन स्लाइटली बाल्ड, यानी जो हो चुका है हल्का सा गंजा, यानी अब ये जो J. Alfred Prufrock है जवान नहीं रहा है, ज़िंदगी इसकी ऐसे ही इनडिसीजन में गुजर गई है, अनिश्चितता में गुजर गई है कि अपने दिल की बात महबूबा से कहूँ ना कहूँ, कहूँ ना कहूँ, सोचता ही रहा है, कह नहीं पाया है, और सोचते सोचते हल्का सा वो बाल्ड, यानी कि गंजा हो गया है, ग्रोन स्लाइटली बाल्ड। ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर, ब्रॉट इन माने लाया गया, अपॉन अ प्लेटर, एक प्लेट में रखकर, यानी मैंने अपनी कल्पना में अपने सिर को देखा है जो कि एक प्लेट में रखकर लाया गया है। तो यहाँ एक रेफरेंस है बाइबल का, वहाँ पर एक प्रॉफिट को जिसका नाम था जॉन द बैप्टिस्ट, ये आप नोट कर लीजिएगा, नाम उसका क्या था, JOHN, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन का J कैपिटल रखिएगा और बैप्टिस्ट का B कैपिटल रखिएगा, BAPTIST। तो जॉन द बैप्टिस्ट का सिर काट कर प्लेट में सजाकर राजा हेरोड ने, HEROD, नोट कर लीजिए, H कैपिटल रखिएगा नाम में। तो राजा हेरोड ने, एक नृत्यांगना थी सलोमी, S कैपिटल रखिएगा, SALOME, तो सलोमी को भेंट किया था इनाम के तौर पर जॉन द बैप्टिस्ट का सिर। किसने भेंट किया था? हेरोड ने, राजा हेरोड ने
और किसको भेंट किया था? सलोमी को, SALOME। ठीक है, तो रेफरेंस है ये, नोट कर लिया होगा आपने। तो ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर, तो मैंने देखा है अपने सिर को एक प्लेट में लाए जाते हुए, सजाए जाते हुए। लेकिन अब देखिए, फिर ये उसने इमेजिन किया है ना, दिमाग में आ रही हैं बातें और वो बोलता जा रहा है, लिखता जा रहा है, आपके सामने पेश करता जा रहा है। आई एम नो प्रॉफिट, लेकिन मैं तो कोई प्रॉफिट नहीं हूँ भाई, मेरा सिर काट के क्यों प्लेट में सजाया जाएगा किसी के लिए, मैं तो कोई प्रॉफिट नहीं हूँ। एंड हियर्स नो ग्रेट मैटर, और यहाँ कोई बहुत बड़ा मामला तो है नहीं। आई हैव सीन, मैंने देखा है, द मोमेंट, पल, ऑफ माई ग्रेटनेस, अपनी महानता का, फ्लिकर, लड़खड़ाते हुए, फड़फड़ाते हुए। एंड आई हैव सीन, और मैंने देखा है, द इटर्नल फुटमैन, इटर्नल माने हमेशा रहने वाला, फुटमैन, तो इटर्नल फुटमैन यहाँ इन्होंने मौत को बोला है, डेथ को बोला है। तो उसको, मैंने मौत को देखा है, होल्ड माई कोट, मेरे कोट को पकड़े हुआ है उसने। एंड स्निकर, और वो हिनहिना रहा है, यानी जो मौत है वो मेरे कोट को कसकर पकड़े हुए है और हिनहिना रही है, यानी मुझे डरा रही है। एंड इन शॉर्ट, और संक्षेप में कहूँ तो आई वॉज एफ्रेड, मैं तो डर ही गया था। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स एंड द मरमेलेड, द टी। चलिए एक ही लाइन देख लेते हैं, ज़्यादा एक बार में पढ़ेंगे तो फिर हमारा कन्फ्यूज़न और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ही ये जो पोएम है कन्फ्यूज़ करने वाली है, तो पहले हम इसी लाइन को देखते हैं। एंड वुड इट हैव बीन, और क्या ये होगा, वर्थ इट माने करने के लायक, तो क्या दिल की बात कह दूँ, वही क्या ये बात कहने लायक होगी, यानी प्रपोज करने लायक होगी, जो मैं प्रपोजल रखना चाह रहा हूँ, प्रपोज करना चाह रहा हूँ, तो क्या ये उचित होगा। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट, क्या ये कहने लायक होगा। आफ्टर ऑल, यानी सब कुछ होने के बाद। आफ्टर द कप्स, यानी जब हम कप्स में चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे। द मार्मेलेड, ये संतरे का बना हुआ जैम होता है, फ्रूट जैम होता है, तो जब हम ये फ्रूट जैम खा लेंगे। द टी, चाय पी लेंगे। एमंग द पोर्सलेन, पोर्सलेन इसके बर्तन बनते हैं, तो पोर्सलेन के उन बर्तनों के बीच। एमंग सम टॉक, कुछ बातचीत के बीच। ऑफ यू एंड मी, मेरी और तुम्हारी, तो बातचीत के बीच मेरी और तुम्हारी जब बातचीत होगी तो उसके बीच क्या ये सही रहेगा कि मैं उसे कह दूं, प्रपोज कर दूं, अपने दिल की बात कह दूं। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये करने लायक होगा। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये करने लायक होगा। टू हैव बिटन ऑफ द मैटर, कि इस मामले को काटकर अलग फेंक देना। विद अ स्माइल, मुस्कुराकर। टू हैव स्क्वीज्ड, यानी कि भींच देना, निचोड़ देना, दबा देना। द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को। इनटू अ बॉल, एक गेंद के आकार में, यानी पूरे ब्रह्मांड को स्क्वीज करके, दबाकर एक बॉल की शक्ल दे देना। और यहाँ जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार की बात की है कि संसार को एक बॉल की शक्ल दे देना, यहाँ ये संसार भावनाओं का संसार भी है, कि जितनी भी मेरी फीलिंग्स हैं उनको ब्रीफली, संक्षेप में कह देना, शॉर्ट फॉर्म में कह देना। क्या ये सही रहेगा। टू रोल इट, इसको लुढ़का देना, यानी गेंद बनाकर पूरी भावनाओं की उसको लुढ़का देना। टुवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, वो जो ओवरवेलमिंग यानी परेशान करने वाला सवाल है उसकी तरफ लुढ़का देना, यानी जो मेरे मन में बात है उसको अभिव्यक्त कर देना, अपनी महबूबा को बता देना। टू से, कहना। आई एम लेजारस, कि मैं लेजारस हूँ। कम फ्रॉम द डेड, मैं मरे हुए लोगों के बीच से आया हूँ। कम बैक टू टेल यू, आपको बताने आया हूँ। ऑल, सबको। आई शैल टेल यू ऑल, मैं आप सबको बताऊंगा। तो यहाँ फिर से रेफरेंस है बाइबल का, लेजारस का, जिसको कि मरे हुए लोगों में से ज़िंदा किया था जीसस क्राइस्ट ने।
तो मैं लेज़ारस हूँ, मैं मरे हुए लोगों के बीच से आया हूँ और मैं आप सबको बताने आया हूँ, सबको चेतावनी देने आया हूँ। इफ़ वन, अगर एक कोई सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड। अच्छा, इस बीच में आपको एक चीज़ और बता दूं कि लेज़ारस के दो रेफरेंसेस है। एक रेफरेंस और है कि लेज़ारस एक भिखारी था और डाइव्स एक धनी व्यक्ति था। तो जो भिखारी था लेज़ारस, उसको तो स्वर्ग मिला और डाइव्स को नर्क मिला। तो ईश्वर से विनती की डाइव्स ने कि भाई इसको, लेज़ारस को एक बार ज़रा धरती पर वापस भेज दो और ये जाके लोगों को वार्निंग दे कि धनी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों का खून चूस कर धनवान बनते हैं तो आपको नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, आपको मरने के बाद बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसा करने के लिए लेज़ारस को धरती पर वापस भेज दे भगवान। तो एक लेज़ारस का ये रेफरेंस भी है। इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड, अगर ऐसा हुआ कि उसने तकिया रखते हुए अपने सिर के नीचे शुड से वो कह दे दैट इज़ नॉट, ये बात नहीं है, वॉट आई मेंट एट ऑल, जो मेरा मतलब था। यानी मेरा तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है और लड़की कहती है मैं तो तुम्हें एक दोस्त माना है, मैंने तो तुम्हें कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। तो वो भी यही कह दे दैट इज़ नॉट वॉट आई मेंट एट ऑल, ऐसा मेरा तो कभी मतलब नहीं था, है ना। दैट इज़ नॉट इट, अरे ऐसा नहीं है, मतलब मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से देखा ही नहीं है एट ऑल, कभी भी, बिल्कुल भी। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट, तो क्या ये बात कहने लायक होगी। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये इस समय कहने लायक होगी, क्या ये बात ठीक रहेगी। आफ्टर द सनसेट्स एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, यानी सनसेट के बाद, सूरज छिपने के बाद, डोर यार्ड्स जो दरवाजे के आंगन हैं उनसे निकलने के बाद, एंड द स्प्रिंकल्ड यानी जो छिड़काव गलियों में किया जाता है, स्ट्रीट्स गलियां, तो ऐसी गलियों से गुजरने के बाद जिनमें के छिड़काव किया गया है। आफ्टर द नॉवेल्स, जब लोगों ने उपन्यास पढ़ लिए। आफ्टर द टी कप्स, जब लोगों ने चाय के प्याले पी लिए। आफ्टर द स्कर्ट्स, और जो स्कर्ट्स हैं, जो लहंगे हैं, दैट ट्रेल, जो कि टच करते हुए, लहराते हुए जाते हैं अलोंग द फ्लोर, फर्श पर, यानी फर्श पर लहराते हुए लहंगे, मतलब कि उन्होंने डांस कर लिया, चाय पी ली, नॉवेल्स पढ़ लिए, सारे काम कर लिए। एंड दिस, और ये बात, एंड सो मच मोर, और ऐसी ही और बात। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट वॉट आई मीन, ये असंभव है कहना जो मेरा मतलब है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा तात्पर्य है, उसको कहना असंभव है। बट, लेकिन, एज इफ, जैसे कि अ मैजिक लैंटर्न, एक जादुई रोशनी, थ्रू, उसने फेंक दिया हो, द नर्व्स, यानी शिराओं को, इन पैटर्न्स, नमूनों की फॉर्म में, ऑन अ स्क्रीन, एक पर्दे पर। तो ये रेफरेंस है यहाँ पर एक्सरे मशीन के लिए। एक्सरे मशीन क्या होती है, उसमें से लाइट निकलती है, रेज निकलती हैं, और जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो एक स्क्रीन पर, यानी वो जो एक्सरे होता है प्लास्टिक का होता है, उस पर आ जाती हैं स्क्रीन पर। सारी अंदर कोई हड्डी टूटी हुई है, क्या चीज़ है, कैसा है, वो सब छप जाता है। तो मेरे दिमाग में जो बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि काश कोई ऐसी मैजिक लैंटर्न हो, एक्सरे मशीन हो, जैसे कि वो छाप देती है स्क्रीन पर, वैसे ही मेरे दिमाग की बात, मेरे दिल की बात कोई मशीन छाप दे और मेरी जो प्रेमिका है वो जान जाए। देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये एकदम से अलग इमेजरी है। ऐसी कोई इमेजरी अभी तक जो पोइम्स आपने पढ़ी हैं उनमें ऐसी कोई इमेजरी नहीं है जहाँ ऐसे एक्सरे की बात की गई हो कि जैसे तस्वीर छप जाती है एक्सरे में, हड्डी वड्डी टूटी हुई है, वैसी ही मेरे दिमाग में जो बात है, मेरे मन में जो बात है, वो छप जाए एक स्क्रीन पर, एक पर्दे पर, और मेरी प्रेमिका जान जाए।
वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये कहने लायक होगा। अब देखिए फिर से एक वही तस्वीर बन रही है, जैसे पहले एक तस्वीर उसने बनाई थी ना कि तकिया लगाया सिर के नीचे और कहा कि भाई मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अब वैसी ही एक और तस्वीर है, देखिए तो क्या ये बात कहने लायक होगी। इफ़ वन, अगर कोई सेटलिंग अ पिलो, यानी एक तकिए को ठीक करते हुए, और थ्रोइंग ऑफ अ शॉल, और एक शॉल को हटाते हुए, जो ओढ़ रखी है शॉल उसको उठाकर फेंकते हुए, एंड टर्निंग टुवर्ड द विंडो, और खिड़की की ओर मुड़ते हुए, शुड से कहने लगे, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ नॉट वॉट आई मेंट, ये तो मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, यानी ऐसा तो मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। तो फिर से वही एक तस्वीर बनी कि वो कह रही है महबूबा उसकी कि मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं। नो, नहीं। अब देखिए ये एक तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बनता जा रहा है, एकदम से ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी तो यही है, नो, नहीं, तो अचानक से ड्रामा। तो नो, आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट, मैं प्रिंस हेमलेट नहीं हूँ। हेमलेट से आप परिचित होंगे। हेमलेट मैंने अपलोड किया है, थोड़ा कर दिया है, अभी भी कर रही हूँ उसको। तो जो हेमलेट है वो एक राजकुमार है डेनमार्क का, और थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज रहता है, डिसीज़न जल्दी नहीं ले पाता। जैसे कि ये तो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड है, जे एल्फ्रेड प्रूफोक। ये हेमलेट ने क्या था, उसको उसके पिता को मारकर उसके चाचा ने उसका राज्य हथिया लिया और उसकी माँ से शादी कर ली। तो अब उसको जब मालूम पड़ गया कि चाचा ने ही मारा है मेरे पिता को और मेरी माँ से शादी की है, तो अब उसको मारना है। उसके पिता का भूत बार बार उससे आके कहता है कि भाई मेरा बदला लो, मेरा बदला लो, मेरी आत्मा भटक रही है, मेरी आत्मा बहुत बेचैन है, जब तक तुम अपने चाचा को नहीं मारोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो हेमलेट को अपने चाचा को मारना है, और इसका मौका भी उसको मिलता है, कई बार मौका मिलता है, लेकिन हेमलेट उस मौके को गंवा देता है क्योंकि वो कंफर्म करना चाहता है कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं, कहीं ये भूत कोई छलावा तो नहीं है, कोई और भूत हो, कोई व्यक्ति मुझे छल रहा हो, कोई धोखा दे रहा हो और मुझसे ज़बरदस्ती ये काम करवा रहा हो, क्या मेरे चाचा ने वाकई मेरे पिता का मर्डर किया है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो टालता रहता है। और एक बार उसका चाचा अकेला है और प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर की पूजा कर रहा है, और अच्छा खासा मौका है हेमलेट के सामने, लेकिन हेमलेट कहता है कि मेरे पिता तो नरक की आग में जल रहे हैं, क्योंकि वो तो उनको जब मारा था चाचा ने तब वो सोए हुए थे, और सोया हुआ आदमी मर जाता है तो कहा जाता है कि वो नर्क में जाता है, और प्रार्थना करता हुआ आदमी अगर मारा जाता है तो वो स्वर्ग में जाता है। तो हेमलेट कहता है अच्छा, अगर मैंने अभी ये चाचा को मार दिया तो चाचा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, और मेरे पिताजी तो नर्क में जल रहे हैं, और नहीं मारता उसको। तो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट, मैं प्रिंस हेमलेट नहीं हूँ, नॉर वॉज मैन टू बी, और ना ही मैं प्रिंस हेमलेट बनना चाहता था। जैसे कि प्रिंस हेमलेट कभी डिसीज़न नहीं ले पाया, और जब उसने अपने चाचा को मारा तो उस वक्त मारा जब वो खुद भी मर रहा था, यानी चाचा ने उससे पहले प्लान बना लिया हेमलेट को मारने का। हेमलेट तो टालता रहा और चाचा उसने उससे पहले बना लिया, और ऐसे धोखे से हेमलेट को मारा उसने। आप पढ़िएगा, मैंने अपलोड किया है, और थोड़ा सा जो बचा है उसको भी जल्दी करने वाली हूँ। तो इतने धोखे से जो उसका चाचा था क्लॉडियस, उसने मार दिया, और हेमलेट लास्ट मोमेंट पे जाके जब खुद भी मर रहा था तब बदला ले पाया, तो बहुत लेट हो गया बदला लेने में वो। तो मैं हेमलेट राजकुमार नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ। एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, मैं तो एक अटेंडेंट लॉर्ड हूँ। अटेंडेंट जो उसके साथ रहता है, उसकी सेवा में रहता है। लॉर्ड मीन्स एक सामंत आप कह सकते हैं, दरबारी आप कह सकते हैं। और ये जो अटेंडेंट लॉर्ड है, यहाँ पोलोनियस के का जिक्र है। हेमलेट के जो नाटक है उसमें पोलोनियस है, वो बहुत बोलता है। दैट वन दैट विल डू, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है वो करेगा, टू स्वेल अ प्रोग्रेस। टू स्वेल माने बढ़ा चढ़ा कर कहेगा, ए प्रोग्रेस मतलब जब आगे बढ़ेगा, एक बात बोलेगा तो बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा। ये उसमें हेमलेट नाटक में पोलोनियस की आदत है, घुमा फिरा कर बात कहेगा,
बात का बतंगड़ बनाएगा। और जबकि कहता है ब्रीविटी इज़ द सोल ऑफ विट, खुद ही कहता है कि संक्षेप में बात करनी चाहिए, शॉर्ट में बात करनी चाहिए, और खुद ही सबसे ज़्यादा बकवास करता है। तो टू स्वेल अ प्रोग्रेस, जो बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ता है, बात कहता है। स्टार्ट अ सीन, शुरू करता है एक दृश्य को, और टू या दो दृश्यों को। एडवाइस यानी सलाह देता है द प्रिंस, राजकुमार को। नो डाउट, निस्संदेह। एन ईजी टूल, एक वो आसान व्यक्ति है। टूल यंत्र को बोलते हैं, और वो काम आता है दूसरों के, इसीलिए उसको रखा जाता है घर में, यूज़ किया जाता है। तो ये जो पोलोनियस है वो एक आसान व्यक्ति है, काम आता है, खासकर वो क्लॉडियस के काम आता है जो हेमलेट का चाचा है। डिफरेंशियल, ग्लैड टू बी ऑफ यूज। डिफरेंशियल यानी वो लोगों के प्रति सम्मान से भरा हुआ है। डिफरेंस माने सम्मान करना, डिफरेंशियल सम्मान से भरा हुआ। ग्लैड वो खुश है, टू बी ऑफ यूज़ यानी दूसरों के लिए यूज़फुल होकर, दूसरों के लिए उपयोगी होने से वो खुश है। पॉलिटिक्स, कॉशस एंड मेटिकुलस। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति से भरा हुआ, कॉशस यानी सचेत है, अलर्ट रहता है, एंड मेटिकुलस, मेटिकुलस माने सोच समझकर काम करने वाला है। फुल ऑफ हाई सेंटेंस, ऊंचे ऊंचे विचारों से, ऊंचे ऊंचे शब्दों से, बड़े बड़े शब्दों से भरा हुआ है। वो जब भी बोलता है ना, बड़े बड़े शब्द यूज़ करता है, बॉम्बेस्टिक वर्ड्स यूज़ करता है, बड़े बड़े सेंटेंस यूज़ करता है। तो फुल ऑफ हाई सेंटेंस यानी बड़े बड़े वाक्यों से भरा हुआ है। बट अ बिट ऑब्ट्यूज, लेकिन थोड़ा सा निराशा से भरा हुआ है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो कभी कभी बड़ा अनक्लियर सा होता है, अस्पष्ट सा होता है उसकी बातें। एट टाइम्स, कभी कभी। इंडीड, वास्तव में। ऑलमोस्ट रिडिकुलस, लगभग हास्यास्पद भी होता है। ऑलमोस्ट, एट टाइम्स, और लगभग कभी कभी। द फूल, वो बेवकूफ़ ही लगता है। आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। शेल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउज़र रोल्ड, शेल वियर अब मैं पहनूंगा, द बॉटम्स यानी नीचे की जो तल है, ऑफ माई ट्राउज़र्स अपने पायजामे का, रोल्ड्स माने मोड़ कर, अब मैं नीचे से अपने पायजामे को मोड़ कर पहनूंगा। और ऐसा अक्सर लड़के पहनते हैं, जो जवान लड़के होते हैं वो नीचे से मोड़ लेते हैं अपने पायजामे को, तो मैं वैसे ही पहनूंगा। शेल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मैं अपने जो बाल काढ़ूँ वो पीछे को मांग निकाल के काढ़ूँ क्या। डू आई डेयर, क्या मुझ में हिम्मत है, टू ईट अ पीच, एक आड़ू खाने की, जैसे जवान लोग खाते हैं। आई शैल वियर वाइट फ्लानेल ट्राउज़र्स, मैं सफ़ेद फ्लानेल के पाजामे पहनूंगा। एंड वॉक अपॉन द बीच, और टहलूंगा समुद्र के किनारे। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, द मरमेड्स, जलपरियों को, सिंगिंग, गाते हुए, ईच टू ईच, एक दूसरे से। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट दे विल सिंग टू मी, कि वो मुझे देखकर गाएंगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई मैं तो थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ, थोड़ा गंजा भी हो रहा हूँ, तो अब वो मुझे देखकर थोड़ी गाएंगी, वो तो किसी युवक को देखकर ही गाएंगी ना, एक यंग मैन को देखकर ही गाएंगी। तो आई डो नॉट थिंक दे विल सिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए गाएंगी। आई हैव सीन दैम, मैंने उनको देखा है, राइडिंग मीन्स चढ़ते हुए, सी वार्ड, समुद्र की तरफ, ऑन द वेव्स, लहरों पर, यानी लहरों पर सवारी करके समुद्र की ओर मैंने उन्हें जाते हुए देखा है। कोमिंग द वाइट हेयर, वो कोमिंग यानी कंघी कर रही होती हैं, द वाइट हेयर, सफ़ेद बालों की, ऑफ द वेव्स यानी जो लहरों के बाल हैं, ब्राउन ब्लोन बैक यानी जो वापस आता है, पीछे की तरफ जो बहके जाता है लहरें, और जो झाग आता है वो वाइट होता है। तो वो सफ़ेद बालों में, जैसे लहरों के सफ़ेद बालों में जो कि पीछे की तरफ बह रहे होते हैं, लहरा रहे होते हैं, उनमें कंघी कर रही होती हैं ये जलपरियाँ। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, द वाटर पानी, वाइट एंड ब्लैक, सफ़ेद और काला हो जाता है। वी हैव फिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, वी हैव फिंगर्ड मतलब हमने उंगलियां की हैं, उंगलियां देखी हैं, इन द चैम्बर्स
यानी कोठरियों में, गुफाओं में, ऑफ द सी, समुद्र की, बाय सी गर्ल्स रीड, और वहाँ पर समुद्री लड़कियाँ होती हैं, रीड जो कि हार पहने होती हैं फूलों के, विद सीवीड यानी जो समुद्री पौधे होते हैं उनके हार पहने हुए होती हैं, रेड एंड ब्राउन, लाल और कत्थई रंग के, टिल जब तक कि ह्यूमन वॉइसेस इंसानी आवाज़ें, वेकस हमको जगा नहीं देती। मतलब ये सब कुछ वो सपनों में देख रहा है, जलपरियाँ, लड़कियाँ, और वो जो हार पहने हुए हैं लाल और कत्थई रंग के फूलों के, और वो ये सब जब तक दिखाई देते हैं जब तक कि ह्यूमन वॉइसेस वेकस, इंसानी आवाज़ें हमें जगा नहीं देती, एंड वी ड्राउन, और हम डूब नहीं जाते। तो डूब किस में नहीं जाते? इस जो वास्तविकता की दुनिया है, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें हम वापस डूब नहीं जाते। तो ये थी कविता। और यहाँ आपको लगा होगा कि लाइंस टूटी फूटी हैं, कहीं कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी वो कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो अगर ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए आती है या एक्सप्लेनेशन के लिए आती है तो आपको यही बताना है कि ये जो आज की दुनिया है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न लाइफ है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसकी रियलिटी को एक्सपोज करता है। ऐसी ही कंफ्यूज्ड दुनिया है जैसी कि कंफ्यूज्ड ये कविता है। तो चलिए ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। दिल कहता है चल उनसे मिल, बढ़ते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं।